दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 204वां लेक्चर है। यहाँ दोस्तों 204 लेक्चर हो गया और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो आपके तैयार हो जाएंगे पूरे 6120 सवाल फटाफट। ऐसी रफ्तार चल रही जैसे लगता है कि पता ही नहीं चल रहा कि कितने सारे सवाल हम लोग कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। और आज अगर 204वां लेक्चर है दोस्तों तो इसका मतलब है कि आज पॉलिटी का 54वां लेक्चर हो गया। 54 लेक्चर दोस्तों केवल और केवल संविधान विषय में आपको दिया गया है। इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने विस्तार से इतिहास को पढ़ा, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों की चर्चा किया। आज हम क्या पढ़ने वाले? देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्थानीय स्वशासन के बारे में, फिर पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, फिर पढ़ा नगर पालिकाओं के बारे में। और आज के जो सवाल हैं वो दोस्तों 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन से संबंधित कई सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगे इसमें से किसी भी सवाल का जवाब आप दे नहीं पाओगे। सच बताऊं तो आज मैंने ढूंढ के ऐसे सवाल स्क्रीन पे रखे हैं कि आप बता ना पाओ। ठीक है, जैसे सवाल सुन लीजिए, लिख रहा है विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन कब हुआ था? सर हमने नेवी का रॉयल कमीशन सुना था, हमने विकेंद्रीकरण पर कभी रॉयल कमीशन का नाम ही नहीं सुना। गलत कि सही? आगे देखो, लिख रहा है स्थानीय स्वशासन कब एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया? ये कब बना था, किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों इसको ऐसा बनाया गया? ठीक है सर ये भी नहीं सुना। आगे लिखा किस समिति ने ब्लॉक स्तर की योजना पर जोर दिया? सर हम तो दो ही समिति के बारे में पढ़े, एक बलवंत राय मेहता समिति, एक अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी समितियां बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा पेशा अधिनियम ये कब प्रकाश में आया? ये प्रकाश में कब आया दोस्तों, ये आपसे सवाल कर रहा है, तो जबरदस्त सवाल है दोस्तों, इसको जरा आप सुनिए। आगे लिख रहा गाडगिल समिति का गठन कब हुआ था? नहीं पता। लिख रहा है एमएल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो घबराने वाली बात नहीं है। आप नितिन सर की क्लास में हैं तो चीजें हम बड़े बेहतर ढंग से सीखने और समझने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए दोस्तों। आप एक बार मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा कि क्या गजब की क्लास यहाँ पर चलती है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। याद रखेंगे दोस्तों आज हमारा 204वां लेक्चर है और हम कवर करने वाले हैं 6120 तक के सवाल। और जो टॉपिक है दोस्तों 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन से संबंधित सवालों को हम हल करने चल रहे हैं। पहला सवाल लिखा है दोस्तों कि भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ? सर ये वाला सवाल तो आप पहले भी पढ़ाए हैं। हाँ, तो आज मैं कुछ मिलते जुलते सवाल आपको बताऊंगा। जैसे अगर कभी सवाल आए कि कब स्थापित हुआ तो क्या बताएंगे दोस्तों? सन 1687। मैंने 1687-88 बताया था, आप इसे याद रखेगा। एक सवाल ये पूछ सकता है दोस्तों कि कहां स्थापित हुआ? भाई कब के अलावा कहां भी तो पूछ सकता है, तो अगर कहां पूछेगा तब क्या बताएंगे दोस्तों? मद्रास में स्थापित हुआ। एक सवाल और पूछ सकता है क्योंकि उस समय दोस्तों अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो याद रखेंगे राष्ट्रमंडल देशों में सर्वप्रथम नगर निगम कहां बना दोस्तों? सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई है? तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। जितने भी राष्ट्रमंडल देश थे, राष्ट्रमंडल देश का अर्थ क्या दोस्तों? ऐसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हों, जिन पर इंग्लैंड का क्या चला हो दोस्तों? नियंत्रण रहा हो, प्रभुत्व रहा हो, अधिकार रहा हो, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ का नाम देते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल, हाय दैया कैसे बताऊं इस सवाल का उत्तर। पूछ रहा दोस्तों कि बंबई और कलकत्ता ये जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, हम पढ़ते हैं कुल 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। चलो हमने मद्रास के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर पूछ दे बंबई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना कब हुई तब क्या बताएंगे? मद्रास प्रेसिडेंसी तो बाद में आया ना, सबसे पहले तो अंग्रेजों ने दोस्तों बंबई प्रेसिडेंसी बनाया। नहीं, पहले तो मद्रास प्रेसिडेंसी था। ठीक है, बाद में बंबई प्रेसिडेंसी बनी और उसके बाद में दोस्तों कलकत्ता प्रेसिडेंसी आया। कलकत्ता बना दोस्तों तीसरे नंबर पे, लेकिन बाद में दोस्तों यहीं पर गवर्नर जनरल का कार्यालय बना, हेडक्वार्टर बना, सब कुछ कलकत्ता हो गया। यहां तक कि भारत की राजधानी भी दोस्तों कलकत्ता हो गई। वो तो बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है, याद रखेंगे। तो कभी आपसे पूछे तो बताएगा दोस्तों सन 1726 में। कब बना दोस्तों? सन 1726 में नगर निगम स्थापना हुई है। कहां पर नगर निगम बना दोस्तों? तो याद रखेंगे कलकत्ता और बंबई में नगर निगम बना है, याद रखेंगे। और वहां पर मद्रास पूछे तब क्या बताएंगे दोस्तों? मद्रास पूछे तो बताएगा 1687 में। देखिए कितना टाइम डिफरेंस है ना, कहां 1687 और कहां 1726। ठीक है, आगे बढ़िए।
लिख रहा है वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प दोस्तों ये कब प्रकाश में आया। अगर मैं यहां लॉर्ड मेयो न लिखता ना तो पता लोग क्या जवाब देते हैं, हर बच्चा रट के बैठा हुआ है कि देखिए कभी भी स्थानीय स्वशासन की बात आए, स्थानीय स्वशासन की बात आए तो हमें हमेशा अपना उत्तर क्या देना है, रिपन बताता है। भैया रिपन तब बताएगा जब स्थानीय स्वशासन का जनक आपसे पूछा जाए। क्या पूछा जाए, जब जनक के बारे में पूछा जाए तब आप दोस्तों लॉर्ड रिपन बताएंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन रिपन से पहले जब लॉर्ड मेयो थे उनके समय में दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी, उस समय में भी दोस्तों वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प पारित किया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है, वित्तीय मतलब फाइनेंस हो गया, विकेंद्रीकरण मतलब पावर किसी एक के पास नहीं, पावर बांट के अलग अलग लोगों को दे दो, ये हो गया विकेंद्रीकरण। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का जो संकल्प आया था वो कब आया था दोस्तों, वह आया था सन 1870 में। कब आया था दोस्तों, सन 1870 में। और दोस्तों लॉर्ड मेयो ने दोस्तों जो पहली जनगणना कराई थी, पहली जनगणना कराई थी, ये कब कराई थी दोस्तों, याद रखें कराया था 1872 में, ठीक है। तो काफी नियरेस्ट दोनों सवालों का जवाब है, इस तरह से आप इसे भी याद रखेगा। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको लाकर पढ़ाने वाला हूं, आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर मेहनत बहुत करते हैं। एक निवेदन है दोस्तों, किसी भी टाइम पढ़ाते टाइम किसी भी टाइम आपको लगे कि हाँ नितिन सर ने मेहनत किया है क्लास में, एक लाइक दे दीजिएगा। शेयर आपसे हो नहीं पाएगा, शेयर आपके लिए ना, शेयर समझ लो वो जेब से पैसे निकालने जैसा है, ठीक है। तो आप शेयर तो करोगे नहीं, और मैं बार बार बोलूंगा भी नहीं, तो लाइक तो कर देना, और हो सके तो कमेंट कर देना। हो सके तो अगर नितिन सर के ऊपर रत्ती सा एहसान करने का मन होगा तो थोड़ा एहसान कर लेना। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं एहसान करना, मेरा काम है पढ़ाना, शिक्षक का काम ही होता है। लिख रहा है विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन कब हुआ। बहुत अच्छा सवाल, बताइए। कह रहा विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का दोस्तों गठन कब हुआ, ये बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। जब हम पढ़ते हैं दोस्तों विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि पावर को क्या करना दोस्तों, एक दूसरे में बांट देना। और उस पर जो रॉयल कमीशन बना था ये बहुत बाद में चलकर बना, कब बनता दोस्तों, ये बना 1907 में। क्या आपको 1907 के आसपास की कोई घटना याद है? सर 7 के आसपास की घटने में ही है दोस्तों कि 1905 में दोस्तों बंग आंदोलन हुआ था, बंग आंदोलन चला था, ठीक है। बंग मतलब बंगाल आंदोलन, या फिर हम जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये चला था। 1906 में सर हम लोगों ने पढ़ा था ढाका में क्या बना था दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सब हम ही को बताना पड़ेगा। 1907 में सर हमने पढ़ा था कि कांग्रेस जो थी सर, ये गरम दल और नरम दल में क्या हो गई, विभाजित हो गई। गरम दल और नरम दल में दोस्तों क्या हो गई, बट गई। और उस साल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सर बड़ा कठिन सवाल, आप पूछते पूछते ना इतना कठिन पूछ देते हैं ना कि दिल दुख जाता है हमारा। बताओ ना, बताओ किसने किया था अध्यक्षता? उस साल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा रास बिहारी जी ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष जी ने, ठीक है, रास बिहारी घोष जी ने किया था। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे सवाल आपको पढ़ाए गए। मैंने क्यों कहा कि दोस्तों आज आप 204 जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें से दोस्तों याद रखेगा 01 से लेकर के ये 150 लेक्चर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हिस्ट्री पर ही है, ठीक है। आपको न भरोसा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कमेंट में दोस्तों पिंग होगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है। आप वहां आ जाइए, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया? स्थानीय स्वशासन को क्या बना दिया गया? हस्तांतरित विषय बना दिया गया। यह 1919 के अधिनियम से बनाया गया, ठीक है। किससे दोस्तों? 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों ये कार्य किया गया। ये आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे दोस्तों? इसको एक हस्तांतरी विषय बना दिया गया। सवाल यह है दोस्तों कि इसको स्थानीय स्वशासन को कब प्रांतीय विषय बना दिया गया? तो प्रांतीय विषय बनाया गया दोस्तों 1935 के अधिनियम से, ठीक है। कब दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। ये जो आया था दोस्तों अधिनियम, ठीक है, इससे दोस्तों क्या बनाया गया? इसको हस्तांतरित विषय की जगह क्या बना दिया गया? प्रांतीय विषय में रख दिया गया। ये सवाल भी आपको याद रखना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, विश्वास कीजिए इस तरह के सवाल आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, परीक्षा छोड़ के और कहीं नहीं मिलेंगे, किताबों में नहीं, ठीक है।
आगे लिख रहा है दोस्तों बलवंत राय मेहता। हाय सर, अब तो सब सवाल का जवाब दे देंगे क्योंकि हमने कई बार पढ़ा बलवंत राय मेहता के बारे में। आइए देखते हैं आप क्या जानते हैं। लिख रहा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, सर बता देंगे। इस कमेटी का सर गठन हुआ था कब, 1957 में। एक कमेटी बनी थी सर जनवरी में, एक कमेटी बनी थी जनवरी में, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दिया था, ये रिपोर्ट दिया था सर नवंबर में। कब दिया था, जनवरी में बनी और नवंबर 1957 में इस कमेटी ने क्या दे दिया, अपना रिपोर्ट दे दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बलवंत राय मेहता समिति की तरफ से क्या सिफारिश की गई, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस कमेटी की तरफ से, याद रखेगा, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर का क्या बनाएगा, बताएगा दोस्तों, यह व्यवस्था लाएगा पंचायती राज में। एक तो था दोस्तों ग्राम स्तर, दूसरा था दोस्तों खंड स्तर, और तीसरा था दोस्तों जिला स्तर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक सवाल यहां पर पूछूं कि आप मुझे बताइए कि भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया था। ये तो समिति ने अपनी तरफ से अनुशंसा कर दिया, इस समिति को किसी और कार्य के लिए बनाया गया था, क्या आप वो मुझे बता सकते हैं। इस समिति को किस काम के लिए बनाया गया था। इस समिति को निर्माण किया गया था दोस्तों समीक्षा करने के लिए। पता है आपको, नहीं पता तो सुनिए। इस समिति का निर्माण किया गया था समीक्षा करने के लिए, और किस बात की समीक्षा, 2 चीजों की समीक्षा। एक, उस समय भारत सरकार चलाया जाता था भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या चलता था दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता था। यह कार्यक्रम भारत सरकार ने कब शुरू किया था, यह भारत सरकार की तरफ से वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, वर्ष 1952 में। इसी तरह का एक और कार्यक्रम था राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम। क्या था दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम। ठीक है, यह वाला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, यह तो 52 में हो गया, यह वाला उसके अगले साल शुरू किया गया था 53 में। ठीक है, तो याद रखेगा 1953 में। ये 2 कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यह विस्तार सेवा कार्यक्रम है। इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए इस बलवंत राय समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। बाद में बलवंत राय समिति ने पंचायती राज के लिए दोस्तों अपनी अनुशंसा दिया कि भारत सरकार को ये भी चेंजेस करना चाहिए। तब दोस्तों भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया, और वो अनुशंसा कब दिया गया था, वो 1957 के इस रिपोर्ट में दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 57 साफ सुथरा लिख दें। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन दोस्तों 20 वर्ष बाद वर्ष 1977 में किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1977 में किया गया था। और अशोक मेहता समिति ने क्या राय दिया था दोस्तों, इस समिति ने क्या अनुशंसा दिया था, तो इस समिति ने अनुशंसा दिया था कि द्विस्तरीय प्रोग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, द्विस्तरीय प्रोग्राम होना चाहिए। 2 स्तर में दोस्तों उसने ग्राम को रखा और जिला को रखा, यहां से खंड को गायब कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे लिख रहा दोस्तों GV.K. राव समिति का गठन। जी हां दोस्तों, एक नई समिति है, नाम है दोस्तों GV.K. राव समिति। जी हां दोस्तों, अब मुझे बताइए इस समिति का गठन कब किया गया। तो 77 तक तो हम पढ़ते हैं, ये वाला हम छोड़ देते हैं। याद रखें दोस्तों, इस समिति का गठन वर्ष 1985 में किया गया था। कब, 85 में किया गया था। किस लिए किया गया था दोस्तों, तो उस समय विकास एवं निर्धनता, देखिए हर समिति के बनने के पीछे ना एक उद्देश्य होता था। जैसे GV.K. राव जो समिति बनी दोस्तों, इसका काम था विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जो चल रहे थे, यहां उन्मूलन लिखिए, उन्मूलन कार्यक्रम की क्या करना दोस्तों, समीक्षा करना। कार्यक्रम की क्या करना दोस्तों, समीक्षा करने के लिए दोस्तों इस GV.K. राव समिति का दोस्तों गठन किया गया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये समिति हो गया। ये सभी समितियां दोस्तों कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, इसलिए इस तथ्य को भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा दोस्तों LM सिंधवी। इसको अक्सर करके हम लोग अपने मुंह से क्या बोलते हैं, ML सिंधवी बोलते हैं, जो कि गलत है। याद रखेंगे LM सिंधवी समिति बताइएगा। LM सिंधवी समिति कब गठित की गई थी, तो 85 के बाद आ जाएगा 1986 में। ठीक है, कब दोस्तों, 1986 में यह कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, और इसका काम क्या था दोस्तों, तो लोकतंत्र एवं विकास के लिए, किसके लिए, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का क्या करना, विकास करना या उसका क्या करना, पुनरुद्धार करना। ठीक है,
याद रखिए, चाहे आप विकास कहिए, यहां पर विकास एवं पुनरुद्धार, जो पहले से चल रहे हैं उनका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए और नए में क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ये दोस्तों इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। एक और अच्छा सवाल लिख रहा, किस समिति ने ब्लॉक स्तर की योजना पर, किस स्तर पर दोस्तों, ब्लॉक स्तर की योजना पर जोर दिया था। ठीक है, किस स्तर, एक समिति थी जिसने कहा ब्लॉक स्तर पर योजना पर जोर देना चाहिए, और एक ऐसी समिति थी जिसने कहा नहीं ब्लॉक नहीं जिला स्तर पर जोर देना चाहिए। ये दो अलग अलग समितियां हैं। तो याद रखेगा, एक समिति जो बनी ये 1978 में एक समिति आई थी, इसका नाम था दोस्तों दंतेवाड़ा समिति। कौन सी समिति दोस्तों, याद रखेंगे, दंतेवाड़ा समिति। इसने कहा ब्लॉक स्तर पर दोस्तों जोर देने की जरूरत है, यह इस समिति का कहना था। उसी तरह से जिला योजना, यह हनुमंतराव समिति है। कौन सी समिति है दोस्तों, इस समिति का नाम है हनुमंतराव समिति। हनुमंतराव समिति का कहना था कि नहीं ब्लॉक नहीं जिला स्तर पर हम लोगों को काम करना चाहिए, और यह समिति और पहले ही आ चुकी थी 1984 में। ठीक है, 84 में। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीक्वेंस कभी कभी सेट करने के लिए देता है तो हम सीक्वेंस में क्या सेट करेंगे, पहला नंबर आएगा बलवंत राय मेहता समिति, जो हुआ था, आई थी 1957 में। दूसरे नंबर पे क्या सीक्वेंस में आएगा, ठीक है, जैसे देता है ना कि ये पंचायती राज समितियों को कालक्रमानुसार सेट करिए, तो पहले नंबर पे बलवंत राय मेहता समिति 1957, दूसरे नंबर पे अशोक मेहता समिति 1977, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, हनुमंतराव मेहता समिति, ये करेंगे ये दंतेवाड़ा समिति 1978, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर पर जोर देने की बात कही, ये हो जाएगा 78 पे। फिर आ जाएगा 84 पे हनुमंतराव। ठीक है, 84 पे हनुमंतराव आ जाएगा। 85 पे दोस्तों क्या करेंगे, 84 वाला तो हो जाएगा हनुमंतराव। ठीक है, हनुमंतराव के बाद अगला नंबर क्या आ जाएगा, यानी GV राव समिति आएगा, क्योंकि वो समिति 1985 में आई थी। और अंतिम में आएगा दोस्तों ML सिंधवी समिति 86 में आई थी। इस तरह से आपको सीक्वेंस में चीजें याद रखने की जरूरत है। अगर नहीं याद किया ना तो फिर से सारा मामला क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और परीक्षा में आपका नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, एक और समिति है दोस्तों, नाम है PK थुंगन समिति। ये तो दिमाग से उतर ही गया था। ठीक है, PK थुंगन समिति। एक और समिति है दोस्तों गाडगिल समिति। ये सब देखिए नई नई समितियां, मुझे पता है ऐसी समितियां जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही ना हो, या सुना भी होगा तो हो सकता ना ध्यान आ रहा हो। ये समिति वैसे भी लास्ट में आई थी, ये 1988 में दोस्तों बनी थी। कौन सी, PK थुंगन समिति 1988 में। और इसी समिति का कहना था कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, याद रखेगा, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात सर्वप्रथम किस समिति ने रखा दोस्तों, ये PK थुंगन समिति ने रखा था। ये अलग बात है कि बाद में दोस्तों क्या किया गया कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो ठीक है। लेकिन पहली बार दोस्तों इस रिजर्वेशन की बात किसने किया था, 1988 में PK थुंगन समिति ने किया था। जो अगला दोस्तों गाडगिल समिति, गाडगिल समिति कब आई थी दोस्तों, ये भी 1988 में है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, 1988। राजीव गांधी के समय की बात है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और इस समिति ने क्या कहा था दोस्तों, इस समिति ने भी कहा था कि पंचायत में तीनों स्तर पर चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए, भाई चुनाव कैसा दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव की बात किया। और वो 3 स्तर कौन कौन से थे दोस्तों, वो 3 स्तर में हम क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एक ग्राम स्तर पढ़ते हैं, एक दोस्तों खंड स्तर पढ़ते हैं, एक जिला स्तर पढ़ते हैं। तो इस बारे में दोस्तों अनुशंसा किया गया किसके द्वारा, गाडगिल समिति के द्वारा। कब किया गया, 1988 में किया गया। अगला सवाल देखिए, लिख रहा पेशा अधिनियम ये कब प्रकाश में आया। हम कहते हैं कि दोस्तों बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, सोचेंगे शायद मिसप्रिंट हो गया क्या, क्योंकि पंचायती राज पढ़ते समय कहीं पेशा अधिनियम की बात नहीं आती। हम कर रहे हैं पेशा अधिनियम की बात दोस्तों। ये 1996 ईस्वी की बात है। कब है दोस्तों, 1996 ईस्वी में यह प्रकाश में आया था। और इसमें कहा गया था दोस्तों कि जो 5वीं अनुसूची में वर्णित स्थान है, 5वीं अनुसूची में वर्णित स्थान, ठीक है, वर्णित स्थान। अब बहुत सारे बच्चे परेशान, कहेंगे सर 5वीं अनुसूची तो याद ही नहीं आ रही है, अब बताइए क्या करें, बताइए क्या किया जाए। याद दिलाना पड़ेगा। पहली अनुसूची में क्या पढ़ा था, संघ एवं उसका विस्तार, यही पढ़ा था ना, या संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में आपने कहा था पहले पैसे की बात करेंगे, ठीक है, फिर पहले शपथ हो गया, फिर पैसे की बात होगी। तीसरी अनुसूची में दोस्तों कहां हो गया, आप आ जाए राज्यसभा में से सीटों की बंटवारा को लेकर के। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप पढ़ते हैं SC ST से संबंधित प्रावधान। जब 5वीं अनुसूची में आते हैं तब आप पढ़ते हैं AMTM के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही ना। तो दोस्तों ये जो वर्णित स्थान है AMTM, याद रखेगा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लिख रहा दोस्तों AMTM में भाग 9 के तहत जो पंचायती राज है,
भाग 9 के तहत जो पंचायती राज है ये क्या होगा, ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो इसके लिए विधि बना सकती है, अन्यथा दोस्तों ये लागू नहीं होगा। ये 1996 में जो पेशा अधिनियम है उसमें कहा गया। आपके मन में फिर आ रहा होगा सर पंचायती राज तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, फिर इसे न लागू होने की क्यों बात कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि दोस्तों ये जो स्पेशल राज्य हैं एएमटीएम वाले, यहां होता क्या दोस्तों, यहां की अपनी कल्चर है, अपनी विशेषताएं हैं, अपने सांस्कृतिक महत्व हैं, इनकी वजह से हो सकता है कोई इंपैक्ट पड़ेगा। इस वजह से दोस्तों इसको थोड़ा सा दूर रखा गया है और कहा गया कि केंद्र सरकार को लगे तो अलग से प्रावधान कर सकती तो करे ना। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों, ये छिपी हुई कुछ बातें हैं, जरा इनको भी आप याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, अब बात आती किताब आप खरीदेंगे क्यों, मार्केट में तो बहुत सारी किताब है, सत्य भी है भाई मैं कहता हूं किताब आप इसलिए खरीदिए क्योंकि आपको, अच्छा यहां स्टडी 91 पर समय देने से आपको यह भरोसा हो रहा है कि नहीं कि हाँ सर हमें लोगों से हटकर कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सर हमारे लिए समय का आपने बहुत ध्यान दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये भी लगेगा आपको कि जो किताबें हैं ना, इस किताब में भी हम लोगों ने बहुत समय देकर काम किया है। एक एक किताब पे दोस्तों इतना समय दिया जाता है ना। अच्छा आप बताओ, इतने दिन से पढ़ रहे हो, अगर हम हर हफ्ते किताब निकालते तो स्लाइड चेंज होता ना? स्लाइड चेंज हो रही है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। कॉमन सेंस की बात है, नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब संस्थान की तरफ से किताब नहीं जारी की जा रही है। कैसे जारी करें बताइए? क्या करें, कंप्यूटर खोलें, कहीं से मैटर कॉपी कर लें, किताब में चिपका दें, लॉन्च कर दें। इतने ऑडियंस हैं, 2-4-10 हज़ार किताब तो बिकी जाएगी। हाँ, यही ना लोग सोचते होंगे। नितिन सर ऐसे नहीं है। ठीक है, इस तरह का काम अपने बस की बात नहीं ना, कभी मैं सपने में नहीं सोच सकता। हकीकत की बात तो बहुत दूर की है। मेरी आदत है ना कि कोई भी काम करो अच्छे से करो, मन से करो। मन से माने समझते हैं, मैं क्लास में भी आता हूं ना तो तैयारी के साथ आता हूं, खाना पूर्ति वाला नहीं। आप देखते होंगे नहीं पढ़ाने का मन होता तो नहीं पढ़ाता हूं, चाहे पेड बैच हो और चाहे यूट्यूब की क्लास हो, बंद तो क्लास बंद तो बंद। ठीक है, नहीं माने तो नहीं पढ़ाता हूं, कोई एहसान थोड़े भाई। हाँ, पढ़ाओ तो मन से पढ़ाओ, लगना चाहिए बच्चों को कि हाँ सामने वाला टीचर ना कुछ दे रहा है, कुछ किताब में दम है, पेड कोर्स में दम है, यूट्यूब की क्लास में दम है, वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हवा हवाई आया, यार मूल्य है ना कुछ अपना, कि एकदम मतलब सब बेच दिए। ठीक है, चीजों को समझो, ये रीजन है दोस्तों। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर सारी चीजें पढ़ सकते हो कि कैसे इस किताब को लिया जा सकता है। बहुत आसान है, आप वेबसाइट पे आइए, एप्लीकेशन पे आइए, ऑर्डर कर दीजिए, ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, किताब घर पहुंच जाएगा। बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया था? पहली बार दोस्तों लागू किसने किया था तो याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने लागू किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इस पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार क्या किया था? लागू किया था। अगर बात यह आए तो, ठीक है, सवाल क्या पूछा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लिखा दोस्तों किसने लागू किया, तो किसने का मतलब है किसी व्यक्ति ने लागू किया होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कब लागू किया ये अगला सवाल आएगा। ठीक है, अब सब बता दूंगा तो आप क्या बताएंगे बताइए? 1959 में लागू किया। और बताइए, हो गया ना? सुनते रहिए। लिख रहा है स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की अवधारणा की सिफारिश दोस्तों किसने दिया था? बहुत ध्यान से समझिए। स्वतंत्र भारत में किसके बारे में लिख रहा है दोस्तों? पंचायती राज की अवधारणा की सिफारिश किसने दिया था? अच्छा, स्वतंत्रता कब मिली थी दोस्तों? स्वतंत्रता तो मिली थी 1947 में, लेकिन दोस्तों ये अवधारणा देकर व्यक्ति ज्यादा दिन हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये थे दोस्तों प्रिय महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों अवधारणा दिया, लेकिन ये देखने के लिए रहे नहीं। ठीक है, लिख रहा पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? ठीक है, देखिए सूची बोला है, सूची मतलब क्या है? कौन सी अनुसूची का विषय? सूची का मतलब क्या है? अनुसूची नहीं, सूची का मतलब अनुसूची नहीं। अगर अनुसूची होता तो अलग होता। सूची मतलब ये भी हो सकता ना कि सूचियां कितनी होती दोस्तों? 3 सूचियां होती हैं, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो केंद्र सूची के जो भी विषय होते हैं उनमें तो केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसी का पावर है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो ये किस सूची में आता है दोस्तों? याद रखेंगे, राज्य सूची का विषय। कहां का विषय दोस्तों? ये राज्य सूची का विषय है। सारा काम इस पर कौन करता है? राज्य सरकार करती है। बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर जल्दीबाजी करेंगे फटेफट। मतलब बच्चों को क्वेश्चन मिला नहीं, 2 अक्टूबर 1959, मार धड़ाम से। अरे भाई थोड़ा सा रुक तो लो, पेशेंस रखो। इतने स्पीड में चलोगे, मैं बेवकूफ थोड़े हूं कि ऐसे लाके सवाल लग दिया। कुछ तो सोचा होगा ना नितिन सर ने कि सवाल आज की क्लास में क्यों डिस्कस करना है,
क्यों ये सवाल इंपॉर्टेंट है? टाइम पास तो लेके आऊंगा नहीं, कुछ अच्छा सोच के लाया। मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि दो तरह से सवाल बनते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब आरंभ हुई, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कब पारित किया गया, भारत में किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। ये इस तरह से दोस्तों 3 सवाल पूछा जाता है और बच्चे ना एक ही जवाब जानते हैं, क्या? हनुमान चालीसा की तरह रटी हुई लाइन 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको लॉन्च किया था। बस इतना ही पता है, या लागू किया था कि लॉन्च किया था पता नहीं है, क्लियर नहीं पता। आज के बाद याद रखना। अगर पूछे पारित के बारे में कि अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखें दोस्तों, अधिनियम पारित हुआ था 2 सितंबर 1959 को। कब पारित हुआ था दोस्तों, अगर पारित की बात करें तो? अगर दोस्तों कब याद रखेंगे दोस्तों, जब स्पेशली लिखेगा पारित के बारे में, ठीक है? क्या लिखेगा? पारित। आरंभ की बात कब करेगा दोस्तों, जब आरंभ पूछेगा तब बताएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों क्या किया गया दोस्तों, इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया या आरंभ किया गया। और ये आरंभ कहां से किया गया दोस्तों, ये आरंभ किया गया, आरंभ कहां से किया गया, राजस्थान के नागौर से इसको आरंभ किया गया। तब आप 2 अक्टूबर बताइएगा। आरंभ कहां से हुआ दोस्तों, तो आरंभ हुआ राजस्थान के नागौर से, ठीक है? राजस्थान के नागौर से दोस्तों इस पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ। अगला सवाल कर रहा है किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम, ये दोस्तों पंचायती राज अधिनियम अलग है, ये पंचायती राज अधिनियम है अलग है। ये कह रहा है ये अस्तित्व में कब आया, इस अस्तित्व का मतलब क्या है, कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। सवाल ये भी पूछेगा आपसे, ठीक है, कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दे दिया गया, ये बताइए। तो संवैधानिक दर्जा या अस्तित्व का अर्थ है दोस्तों, ये आपसे जानना चाह रहा है कब, अप्रैल 1900 और कौन सा अप्रैल, 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 1993 को दोस्तों क्या दिया गया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जरा ये सवाल भी अलग से याद रखना आप, ठीक है? कितने तारीख को, 25 अप्रैल को। इसीलिए तो 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो अब बात आपके समझ में आई, ये कब मनाया जाता है, ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब कोई पूछे कि 25 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 अप्रैल 1993 को क्या दिया गया था दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसीलिए दोस्तों इस दिन को किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। मजा है पढ़ के ना, आगे बढ़ो। लिख रहा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान में। और एक सवाल और पूछेगा इसी तरह से कि संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान, जी हां दोस्तों, गठन का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में, दोनों दो बातें करता है। एक बात कर रहा दोस्तों किसके बारे में, अगर पूछे दोस्तों अनुच्छेद के बारे में, मतलब सीधा सीधा आपसे आर्टिकल जानना चाहता है, तब दोस्तों आप बताइए कि यहां पर अनुच्छेद 243 है। कौन सा दोस्तों, 243, जिसके अंतर्गत किसके बारे में बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। ये तो अनुच्छेद की बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में पंचायती राज के गठन का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है, तब आप बताएगा दोस्तों इसके बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अनुच्छेद 40 दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में व्याख्या देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं, जो कहां दिया गया दोस्तों, जो दिया गया भाग 4 में। कहां दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है, ठीक है, भाग 4 में दिया गया है। ये जो 343 है किस भाग में दिया गया दोस्तों, ये भाग 9 में दिया गया। कहां दिया गया है, भाग 9 में दिया गया। इस तरह से हमको पढ़ना पड़ेगा एक एक बातें, तब जाके क्लियर होगा, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा, बोलो फटाक से ना, राजस्थान नागौर। अरे भाई ये राजस्थान का जो नागौर था ना, राजस्थान का नागौर जो था दोस्तों, ये हमने पढ़ाया आपको कि यहां पर 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, शुरुआत किया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज सवाल कुछ और है। सवाल में क्या लिखा दोस्तों, दूसरा राज्य लिखा। क्या लिखा है, दूसरा राज्य। तो दूसरा राज्य कौन सा दोस्तों, पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा था दोस्तों, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। यह भी मजेदार सवाल है, बढ़िया से पढ़ लो, समझ जाओ, ठीक है। लिख रहा है संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। क्या दिया दोस्तों, कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखेगा भाग 9। भाग 9 दोस्तों पंचायतों, देखिए अगर पूछे आपसे कि पंचायतों से संबंधित कौन सा है,
पंचायतों से संबंधित, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, बताएगा भाग 9। लेकिन अगर सवाल करे कि नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है, क्या पूछे, नगर पालिकाओं से संबंधित अगर ये सवाल करे तब क्या बताएंगे दोस्तों, तब बताएगा दोस्तों यहां पर अलग से 9क को रखा गया है। क्या रखा गया है, 9क को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान का कौन सा भाग दे तो दिया नगर पालिका से संबंधित है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, भाग 9क बताइएगा। ठीक है, कि भाग 9क ये नगर पालिका के बारे में है और भाग 9 जो है ये किसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था से के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। आगे लिख रहा है दोस्तों कि पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन ये किस अनुसूची में है। जी हां दोस्तों, अब देखिए भाग नहीं, अब सीधा सीधा अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। तो अगर पंचायत के बारे में सवाल करे तब बताएगा दोस्तों आप 11वीं अनुसूची। क्या बताएंगे, 11वीं अनुसूची। और आपको पता है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, याद रखें दोस्तों, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों ये 73वीं अनुसूची लाई गई थी और इसके तहत 73वां संविधान संशोधन लाया गया था और क्या जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर यही सेम सवाल दोस्तों नगर पालिका से पूछ दे कि नगर पालिकाओं की शक्तियां, वही जैसे यहां इसकी कार्य शक्तियां थी उसी तरह से इनके कार्य शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियां ये कहां पर बताई गई हैं, तो याद रखेगा अब यहां पर आ जाएगा 12वीं अनुसूची। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा 12वीं अनुसूची। और क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन। क्या आ जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। मैंने आपको बताया था कि 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। हाँ, जरूर इसे लागू कब किया गया था दोस्तों, इसे लागू किया गया था 1 जून 1993 को। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों लोग 93 भी बोलते हैं, लेकिन आपको क्या बोलना है, 92 ही बोलना है और अलग से बोलना कि लागू किया गया था 93 में। लिख रहा पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है। तो दोस्तों दो सवाल बन सकता है, जैसे आज पंचायत के बारे में पूछा, कल आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि नगर पालिका, क्या लगा दे दोस्तों, नगर पालिकाओं के अधिकार में कितने विषयों को रखा गया। ठीक है, अधिकार क्षेत्र में कितने विषय को, तो जब हम पंचायत की बात करेंगे तब हम बताएंगे दोस्तों 29 विषय। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तब हम बताएंगे 18 विषय। तो दोनों आपको याद रखना है, एक को नहीं, एक को पढ़िए तो दूसरे को छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ दिया, जहां छोड़ते हैं सवाल वहीं से पूछ लेता, पता नहीं कैसे एग्जामिनर को पता है, इसलिए मेरा मानना होता कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, न छोड़ेंगे न एग्जामिनर को कोई डाउट होगा। ठीक है, तो हम सब पढ़ते चलेंगे। कैसा लगा पढ़ करके, आपको अच्छा लगा, जुड़िए ना स्टडी 91 से। अच्छा लगा तो किस काम का, ना वीडियो का व्यूज आता है, ना आपका कमेंट आता है, ना आप लाइक करते हो, ना आप शेयर करते हो, ना आप किताब खरीदते हो, ना आप कोर्स ज्वाइन खरीदते हो। भाई अच्छा किस बात का, सब देख लिया ना, देख लेते, इतना तो अच्छा है ना। चलो बढ़िया है, जैसे सुकून में रहो भैया। सिलेक्शन देखो तुमको लेना है, बाकी इधर उधर की कोई बातें नहीं, बाकी सब चलता है। ठीक है, टीचर का काम है पढ़ाना, आएगा पढ़ाएगा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो चलो सेशन ही समाप्त होता है। बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ले करके प्रिंट करा सकते हैं। बाकी किताबें लेंगे ना तो आपके घर जाएंगी। कोर्स तो है ही हमारा अल्टीमेट, आप एक बार लेके देखिए, ज्वाइन करके देखिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल चलिए, तो यही सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का और आपके लाइक्स का। देखते हैं कितने बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं और हमारी बात को मानते हैं, हमारा कहना मानते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।